तो चलिए, हमने चर्चा की खास तौर पे आपके सामने कि आखिर आज जो हमारा शो है वो दरअसल इंश्योरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा है। और हमारे साथ आज की चर्चा में जो बेहद ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा दूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज मटपाल सर। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत हमारा। और जाहिर सी बात है, तैयार हैं हमारे सभी जो अहम दर्शक हैं, निवेशक हैं, वो अपने अपने सवाल के साथ। तो विनोद जोशी साहब हमारे साथ इस वक्त देहरादून उत्तराखंड से मौजूद हैं। विनोद जी नमस्कार, कैसा है इस वक्त उत्तराखंड का मौसम? सर बहुत ही मौसम बहुत सुहाना है सर, और बल्कि अलर्ट भी जारी कर रखा है मौसम जी जी विभाग जी, ने इस समय। बिल्कुल बिल्कुल। और उत्तराखंड बड़ी प्यारी जगह है। देहरादून से मेरा जी भी जी खास रिश्ता है। मेरे जी छोटे भाई ने आईएमए देहरादून से अपनी ट्रेनिंग पूरी की। और एक बड़ा ही प्यारा शहर, बड़ा ही प्यारा टाउन कह लीजिए, जहाँ पर आपको जी एक कस्बे और शहर, पहाड़ और शहर दोनों का मिक्सचर मिलता है। बड़े प्यारे लोग हैं बिल्कुल सर। खास तौर पे उत्तराखंड के, और अच्छे उनसे बात करने में बड़ा मजा आता है। चलिए बताएं विनोद जी, किस तरह से मदद की जाए, अपना सवाल पूछें। जी सर, मेरा सवाल ये था, मैंने अभी प्लानिंग जो मेरी है 15 इयर्स के लिए है इन्वेस्टमेंट की, जी। और अभी मुझे 2-3 महीने ही हुए हैं अभी निवेश में तो हम्म डाले हुए। तो मेरा सर टारगेट है 2 करोड़ का आफ्टर हम्म 15 इयर्स। और जो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी जो ले रखा 3000 पर मंथ के हिसाब से मैंने एसआईपी कर रखी है। एसबीआई कॉन्ट्रा में है, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप में है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में है, क्वांट एक्टिव मल्टी कैप में है, कोटेक इक्विटी अपॉर्चुनिटी लार्ज एंड मिड कैप में है, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में है, एंड एचडीएफसी मिड कैप। जी। और साथ में एएमसी है सर, एचडीएफसी डिफेंस फंड 5000। ठीक है। ये विदाउट स्टेप है, ऊपर वाली जितनी मैंने आपको बताई है, और 10% स्टेप स्टेप अप है सर। और ठीक एक है। है एसबीआई स्मॉल कैप 3000 पर मंथ विदाउट ठीक है। स्टेप। ठीक और है। साथ में मेरे पीपीएफ भी मैंने साथ में खुला हुआ सर, 12,500 रुपये पर मंथ का। तो बहुत मैं बढ़िया। चाह रहा था सर कि इसमें अगर कुछ मुझे चेंजेस चाहिए, अगर चेंजेस करने हैं तो क्या करने चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। और साथ में सर एक और था कि क्या इसमें एसडब्ल्यूपी में स्टार्ट कर सकता हूँ, 1 लाख रुपए मेरे को मिल सकता है आफ्टर 15 ईयर्स, हम्म और ये कितना पैसा बनेगा सर? ठीक है। थोड़ी चलिए, गाइडेंस सर, तो थैंक बहुत स्पष्ट सवाल है पंकज सर आपका। और इन्होंने एसडब्ल्यूपी को लेकर भी सवाल पूछा है। आई एम श्योर आप तक उनकी बात पहुंची होगी। पहले तो बताइए, ये जो इनके तमाम फंड्स हैं उनका चुनाव किस तरह का है, और जो लक्ष्य ये लेकर चल रहे हैं वो क्या हासिल हो सकता है इस इन्वेस्टमेंट से? प्रशांत जी नमस्कार। विनोद जी, आपका पूरा सवाल मैंने सुना और सवाल मेरे पास है। देखिए, स्कीम्स का जो चुनाव है वो स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन आपने बहुत सारी स्कीम चुन ली हैं और उसमें आप देखेंगे तो एक ही कैटेगरी में एक से ज़्यादा स्कीम्स हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मल्टी कैप आपके पास 2 हैं, लार्ज एंड मिड कैप में भी आपके पास 2 फंड्स हैं। जबकि आपके पास स्मॉल कैप, मिड कैप अलग से भी है। मल्टी कैप में आप निवेश करते हैं तो मकसद यही होता है कि आपका जो पैसा है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो। और अलग से भी आप फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डुप्लीकेसी काफ़ी है यहाँ पर। वो थोड़ा-सा आपको कम करना चाहिए, पोर्टफोलियो में स्कीम्स कम करनी चाहिए। मैं बताऊँगा उसके बारे में। लेकिन उससे पहले यदि बात करें टारगेट की, देखिए यदि मैं 12% के सीएजीआर पर भी कैलकुलेट करूं, और जैसा आपने कहा कि 2 स्कीम को छोड़कर एचडीएफसी डिफेंस फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड, बाकी में आप स्टेप अप भी करेंगे, तो करीब आपके पास में 15 साल के बाद 2.12 करोड़, 2 करोड़ 12 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो टारगेट तो आपका अचीव हो सकता है जो आपने नंबर लिया है। और दूसरा, पीपीएफ की बात की है तो 7% के हिसाब से भी कैलकुलेट करूं तो करीब 39 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो जो आप टारगेट लेके चल रहे हो पूरा होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए विनोद जी, कि 15 साल के बाद 2 करोड़ की कीमत आज के 2 करोड़ के बराबर नहीं रहेगी। वो यदि मैं 6% का इन्फ्लेशन भी मान के चलूं तो लगभग 90 लाख के आसपास ये वैल्यू रह जाएगी। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इससे 2 करोड़ आसानी से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि हम यदि उम्मीद करें कि 12% नहीं, रिटर्न्स 13-14% हो जाएं तो उम्मीद की जा सकती है, तो और भी ज्यादा बन जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना होगा, और 2 करोड़ नहीं,
आपको थोड़ा अमाउंट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आपने जैसे पूछा कि मैं एसडब्ल्यूपी करूँगा उस वक़्त पर, तो उस वक़्त पर 15 साल के बाद 1 लाख की वैल्यू 1 लाख नहीं रहेगी। वो भी कम हो जाएगी महँगाई की वजह से। तो आपके पास जो आपने फंड चुने हैं अच्छे हैं, थोड़े कम करने हैं, बताता हूँ उसके बारे में आपको। लेकिन पहली बात ये है कि आप नंबर मत देखिए, पैसे की वैल्यू के हिसाब से कोशिश कीजिए कि और भी बढ़ाते रहिए। अब बात करते हैं स्कीम्स की, जैसा मैंने कहा कि डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। यदि हो सके तो आप ये 9 में से सिर्फ 6 स्कीम रखिए और 6 स्कीम कौन-सी होंगी? एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आप रख सकते हैं, महिंद्रा मैन्युलाइफ का मल्टी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। साथ में 2 आपके पास जो बल्कि 1 थीमेटिक फंड है, एचडीएफसी डिफेंस फंड, उसको भी आप रख सकते हैं और स्मॉल कैप में एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो आपका बिल्कुल कंप्लीट पोर्टफोलियो बन जाता है इन 6 फंड्स के साथ। तो 3 फंड आपके कम हो सकते हैं और साथ ही जो पीपीएफ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 12,500 रुपए महीना, उससे आप कम कर सकते हैं। देखिए, हालाँकि पीपीएफ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, लेकिन यदि लंबी अवधि की बात की जाए, तो आप म्यूचुअल फंड्स में उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि थोड़ा उसमें एक्सपोज़र कम कीजिए, इन्वेस्टमेंट कम कीजिए पीपीएफ में और एसआईपी का अमाउंट को और बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो आपको एक विस्तृत राय पंकज सर की तरफ से मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले हमारे जो दर्शक हैं उनसे जुड़ते हैं। अमलान साहा साहब हैं कोलकाता से। अमलान जी नमस्कार। पहले तो हमें ये बताइए, कोलकाता में बड़े दिनों से बड़ा माहौल तनावपूर्ण है। अभी क्या स्थिति है, सब ठीक ठाक है या अभी भी तनाव बना हुआ है? सर अभी तो थोड़ा ठीक ठाक है सर। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन फर्स्ट। जी सर अभी तो थोड़ा ठीक ठाक है और सुप्रीम कोर्ट के राय निकलने वाले हैं, तो जी हम जी, सब आशावादी है कि बिल्कुल सिचुएशन जो बिल्कुल। है और अंडर वाकई कंट्रोल में आ वाकई जाएगी सर। इतना इतना खूबसूरत शहर, सिटी ऑफ जॉय जिसे कहा जाए, वो सिटी ऑफ टेंशन बन गया था पिछले कुछ दिनों से। हम चाहेंगे कि सभी सुरक्षित रहें, सभी, क्योंकि आम व्यक्ति के साथ बड़ी समस्या हो जाती है। उसको हर दिन काम पे जाना है, बच्चों को पढ़ाई करनी है और जिस तरह की स्थितियां थी, इसीलिए मैंने सीधे आम व्यक्ति की पीड़ा सामने रखी। जी अमलान जी, बताएं हम आपकी मदद कैसे करें? सर मैं एक्चुअली मेरा जो एसआईपी का पोर्टफोलियो है, मैं एक बार क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ सर। जी। कि मैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5,000 एसआईपी करता हूँ। मोतीलाल मिड कैप फंड में मैं 10,000 का एसआईपी करता हूँ। और कोटक अपॉर्चुनिटी लार्ज एंड मिड कैप पे 7,000, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 7,000, निपन मल्टी कैप में 7,000 और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 7,000 करता हूँ। और मेरा 3 स्मॉल कैप भी है जहाँ पे एसआईपी चलता है सर। टाटा स्मॉल कैप में 8,500, निपॉन स्मॉल कैप में 8,500 एंड क्वांट स्मॉल कैप पे 5,000। तो टोटल 65,000 का एसआईपी मैं करता हूँ सर। और मेरा 3 क्वेश्चन ये है कि ये जो मेरा पोर्टफोलियो है सर, ये अभी मैं 1.5 साल हुआ है जो एसआईपी कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे ये पोर्टफोलियो बनाने का ट्राई किया हूँ। तो क्या ये पोर्टफोलियो 20 साल का मेरा नजरिया है, मैं 20 साल तक करूंगा सर। मेरा एज 34 ईयर्स है और मैं 55 ईयर्स तक करूंगा। तो क्या पोर्टफोलियो इस महीने पे सेम दिख रहा है, मतलब ओके दिख रहा है, या फिर कोई चेंजेस चाहिए? मैं 10% सर स्टेप अप करूंगा और मेरा जो गोल है आफ्टर 20 ईयर्स तो 10 ईयर का है। और एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर, अगर ये इस शो पे कवर हो सकता है सर, आई एम नॉट श्योर, कि मेरा जो सैलरी है सर लगभग 2.4 टू 2.5 लाख पर मंथ है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैं 65,000 का एसआईपी करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ सर कि 12,500 का पीपीएफ करता हूँ, 4,500 का मैं एनपीएस करता हूँ। मेरा होम लोन, कार लोन सब कंप्लीट हो गया। तो क्या अमाउंट मेरे लिए सही होगा एसआईपी करने के लिए? क्या 65,000 सही है या फिर मुझे इंक्रीज करना चाहिए द होल अमाउंट? चलिए, सबसे पहले तो अम्लान, मैं वाकई आपकी तारीफ करना चाहूँगा और बड़े बहुत लाउड होकर तारीफ करना चाहूँगा, इसलिए ताकि आप जैसे जो तमाम यंग लोग हैं जो इस वक्त बचत और निवेश को लेकर बहुत कंफ्यूजन में हैं, उन्हें आप एक उदाहरण के तौर पे देखें। पहली बात, ठीक है, हम इन फंड्स और बाकी चीज़ों को लेकर तो रिव्यू देंगे, लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि एक कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो आपने किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप समझ रहे हैं कि आपकी जो इनकम हो रही है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बचत में जाना चाहिए, और कितना जाना चाहिए ये भी आपके अंदर उत्सुकता है। आपने अपने मन से जितना बचत हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उसका एक खाका बनाया और
अब आपके अंदर एक एपेटाइट है कि और ज़्यादा भी अगर बढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरी सबसे बड़ी बात कि आप परंपरागत निवेश के तौर तरीकों में भी अपने आप को इन्वॉल्व रखे हुए हैं। विश्वजीत सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वजीत सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि आपसे आज इन छुट्टियों और तमाम दफ़े के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है, तो मेरे ख्याल से इनसे बढ़िया इन्वेस्टर नहीं मिला होगा आज आपको। बताएं क्या कहेंगे आप? पहले तो टिप्पणी कीजिए इनके इन्वेस्टमेंट पर, बाकी बातें तो होती रहेंगी। जी, बिल्कुल, मैं भी अमलान साहब के पोर्टफ़ोलियो को देख के काफ़ी तारीफ़ करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला, एक-एक शब्द बिल्कुल आपने ठीक बोला। इनके सवाल भी बहुत अच्छे हैं कि कितना सेव करना चाहिए, पोर्टफ़ोलियो भी डाइवर्सिफ़ाइड कर रखा है, इक्विटी और डेट्स में दोनों में डाइवर्सिफ़ाइड है और जो फंड्स का चुनाव किया हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा चुनाव है। सारे ही टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं, तो बहुत अच्छा पोर्टफ़ोलियो बनाया है अमलान साहब। तो आपके लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद और सबसे बड़ी बात ऐज आपके साथ है, अभी 35 इयर्स के हैं और आपने जो लक्ष्य बनाए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जो अगर मैं आपका पोर्टफोलियो देखता हूँ तो फंड्स का चुनाव बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा-सा मैं देखता हूँ कि स्मॉल कैप की तरफ एक्सपोज़र थोड़ा-सा ज़्यादा है। आपके पास 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं और उसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है क्योंकि लास्ट 2 साल में अगर हम रिटर्न्स देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत अच्छी रिटर्न्स आई हैं। तो थोड़ा बहुत स्क्यूडनेस अगर स्मॉल कैप की तरफ आया है और आपका एक लंबा नज़रिया भी है, तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन 3-3 स्मॉल कैप फंड है, थोड़ा बहुत ओवरलैप भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो टाटा स्मॉल कैप है, आप उसको टाटा लार्ज कैप की तरफ स्विच कर दें, ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो लार्ज कैप का एक्सपोज़र है, वो ठीक हो जाएगा। आपके पास एक इंडेक्स फंड है और तो ये टाटा लार्ज कैप जो है, ये एक्टिव फंड हो जाएगा। तो इवन लार्ज कैप में भी एक अपने आप में एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो थोड़ा-सा एक बदलाव आपको करना चाहिए। जहाँ तक आपका जो गोल है, जो आपने 5 करोड़ का रखा है, आप 65,000 की एसआईपी कर रहे हैं और अगर आप 10% स्टेप अप करते हैं हर साल, 12% का सीएजीआर भी लेके चलें, तो आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल आराम से करीब पहुँच जाते हैं। करीब-करीब 5 करोड़ 64 लाख का कॉर्पस जनरेट हो जाता है। तो गणित आपका बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। आप बिल्कुल अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें। और आपने एक सवाल पूछा जो बहुत ही कई सारे निवेशक और कई सारे सेवर्स जो हैं वो ऐसी गलती करते हैं। नॉर्मली आज की तारीख में देखें तो हम बहुत सारे लोग वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो कर रहे हैं और कोशिश करते हैं ज़िंदगी ना मिले दोबारा जैसा लाइफ़स्टाइल और अपना थोड़ा डेट की तरफ, कर्ज़े की तरफ जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स की तरफ स्पेंड कर रहे हैं, सेविंग कम करते जा रहे हैं। तो आपका जो सवाल है वो बहुत लोगों की संशय को दूर करेगा। तो मेरा आंसर ये है कि मिनिमम अमलान साहब आपकी ग्रॉस सैलरी का 30% आपको सेव करना चाहिए। आप करीब-करीब टेक होम सैलरी का 40% सेव कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ट्रैक पर हैं अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को लेके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, अपने फाइनेंशियल गोल्स को बहुत कंफर्टेबली अचीव कर पाएँ, जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहें, ऐसा सोच रहे हैं, तो आप थोड़ी-सी अपनी एसआईपी और बढ़ा सकते हैं। 10% आप बढ़ा ही रहे हैं, तो सेविंग आप 40% कर रहे हैं। जितना करेंगे, उतना आपको लाभ होगा बट अदरवाइज़ आप बिल्कुल ट्रैक पर हैं। आपको कहीं से कहीं तक कोई चिंता की कोई बात नहीं है। तो अमलान जी, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से राय मिल चुकी हो। आगे भी आपके मन में कोई शंका हो तो आप हम तक पहुंच सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए, सवालों को थोड़ी देर के लिए थामते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैंने शो की शुरुआत की थी तो बताया था कि आज हम इंश्योरेंस को लेकर आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे। तो हमारे साथ पंकज सर, विश्वजीत सर, दो दिग्गज बने हुए हैं। पंकज सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इंश्योरेंस को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये होता है, ख़ासतौर पे हम हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, इन सब को लेकर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की दुनिया बड़ी अनिश्चित हो चुकी है, ख़ासतौर पे कोविड के बाद और ज़्यादा लोगों ने इसकी ज़रूरत महसूस की। लेकिन हमें ज़रा बताइए संक्षेप में कि इंश्योरेंस आज के वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत क्यों है किसी भी उम्र वर्ग के लिए? देखिए प्रशांत जी, ऐसा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर दूसरे जनरल इंश्योरेंस में और भी किसी तरह का भी कवरेज हो। स्पेशली बात करें लाइफ की, तो देखिए कोई भी व्यक्ति यदि मान लीजिए पिता अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो चाहता है कि रेगुलरली इन्वेस्ट करेगा,
और बच्चे के एजुकेशन के लिए बड़ा पैसा इकट्ठा करेगा। तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ये संभव भी हो पाएगा। बट गॉड फॉरबिड, यदि उस पिता की मृत्यु हो जाए टाइम से पहले और बच्चे की एजुकेशन का समय भी नहीं आया है, तो आगे का पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा? तो इंश्योरेंस उस मकसद को पूरा कर सकता है। यदि आपका जो प्लानिंग है उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ में आपने एक इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है कि यदि कुछ हो जाता है तो ऐसे में शायद आगे का इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कम से कम जो इंश्योरेंस का कवर मिलेगा, उससे जो गोल है वो पूरा किया जा सकता है। ऐसे ही बात की जाए यदि हेल्थ इंश्योरेंस की, तो यदि कोई व्यक्ति मतलब उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना हो और बीमार पड़ जाए, अस्पताल में एडमिट होना पड़े, उस केस में जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा होगा, इकट्ठा कर रहा होगा, भाई कल को घर लेना है या कल को बच्चे की पढ़ाई के काम आएगा, अपने रिटायरमेंट के काम आएगा, वो पैसा लग जाएगा हॉस्पिटल में। तो इसके लिए यदि अलग से हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो जिस मकसद से आप कर रहे हैं, उसके काम आएगा। और यदि कभी जरूरत पड़ती है अस्पताल में जाने की, तो उस केस में इंश्योरेंस उसे कवर करेगा उस खर्चे को। तो इसके लिए किसी भी तरह का जो इंश्योरेंस होता है, वो आपके फाइनेंशियल रिस्क को कम कर देता है। ये कोई भी चीज हो, बीमारी ना हो, अच्छी बातें नहीं होनी चाहिए, मृत्यु समय से पहले नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि अपने कंट्रोल में नहीं है, तो एटलीस्ट तो इन सबसे फाइनेंशियल रिस्क होता है, उसको कवर करने के लिए हर व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से पहले इंश्योरेंस लेना चाहिए। अहम बात और शायद इससे बहुत स्पष्ट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम इस पर चर्चा क्यों करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं वो, अब चूंकि हम क्वेरी में तो पोर्टफोलियो और बाकी चीज़ों को शामिल करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक सवाल आ रहे थे और वो इंश्योरेंस को लेकर जानना चाह रहे थे। विश्वजीत सर, मैं आपके पास भी एक सवाल के साथ आऊँगा। टर्म प्लान को लेकर बड़ी चिंता रहती है। इवन बहुत जो जागरूक हैं वो भी टर्म प्लान लेने से बचते हैं। टर्म प्लान क्यों आवश्यक है ये बताइए, क्योंकि चूंकि प्रीमियम उसका ज़्यादा होता है और उसका जो आम बाकी इंश्योरेंस से जो उसका क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग किस्म का है। फिर भी हमें बताइए क्यों आवश्यक है टर्म प्लान। देखिए, पंकज जी ने बहुत क्लियरली बताया कि अगर किसी की ब्रेड अर्नर की, जो आपके घर चला रहा है, जिसकी इनकम आ रही है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में एक्सीडेंट हो जाता है या किसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है, तो आपके परिवार के सारे फाइनेंशियल गोल्स या उनके डेली नीड्स खतरे में पड़ जाती है। तो मेरा तो कहना बड़ा स्पष्ट है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले, आप इन्वेस्टमेंट शुरू भी करें उससे पहले आपको अपने आप को इंश्योर कर लेना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करें। और टर्म प्लान जो है बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, और ये महंगा तो कतई नहीं है, मेरे हिसाब से सबसे सस्ता इंश्योरेंस है। बट काफी लोग शायद इसलिए नहीं लेते क्योंकि इसमें लोग कहते हैं कि हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो इसमें भी टर्म प्लान इंश्योरेंस कंपनियों ने काफी प्रोडक्ट्स बनाए जिसको ट्रॉप कहते हैं, टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो आजकल ये भी है कि अगर आप 20-30 साल का टर्म प्लान लेते हैं और आप सुरक्षित रहते हैं, तो आपने जितना प्रीमियम दिया वो भी आपको वापस हो जाता है। ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, इसको इन्वेस्टमेंट से मिक्स ना करें। ये सिर्फ प्रोटेक्शन है कि कोई अनफोर्सीन इवेंट में आपके परिवार के गोल्स चलते रहें, आपके परिवार की लाइफ को कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो इस वजह से ये इंश्योरेंस लिया जाता है और इसमें कतई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और जो भी आपकी इनकम है, एज अ थंब रूल, सपोज आप 10 लाख का अगर आपका पैकेज है, तो करीब करीब 10 टाइम्स मिनिमम आपको ये टर्म प्लान लेना चाहिए, जिससे कि 1 करोड़ रुपया आपको मिल जाए अगर आपकी कोई डेथ हो जाती है। और इस 1 करोड़ से अगर इन्वेस्ट किया जाएगा तो 5-6% का रिटर्न भी आता है, तो आपके परिवार के खर्चे चलते रहेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है। इवन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपके पास टर्म प्लान होना चाहिए, और ये फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई चांस ही नहीं है कि आपको टर्म प्लान नहीं लेना चाहिए, और ये बहुत सस्ता है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। और जितनी कम उम्र में आप स्टार्ट करेंगे टर्म प्लान लेना, उतना आपका प्रीमियम कम होगा। और सबसे बड़ी बात, इसका प्रीमियम चेंज नहीं होता लाइफ टाइम। अगर आपने 30 साल में जो प्रीमियम दिया है, वो आपका अगर 30 साल का प्लान दिया, तो वो सेम ही प्रीमियम आपका चलता रहेगा। और इसलिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं कि हर साल प्रीमियम बढ़ जाएगा या कुछ मेरे को और खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके कम उम्र में अपना टर्म प्लान ले, 10 टाइम्स ऑफ योर इनकम ले।
ये बहुत स्पष्ट हो गया हमारे दोनों एक्सपर्ट की तरफ से कि क्यों ज़रूरी है इंश्योरेंस, चाहे वो टर्म प्लान हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, इन सभी के मोर्चों पर। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और कुछ सवाल हमें यूट्यूब से भी हमारे दर्शकों ने भेजे हैं। पंकज सर, ये सवाल आपके लिए होगा। हमारे एक दर्शक हैं प्रदीप वर्मा, जिनकी उम्र 44 साल है और वो फिलहाल एक वेल्थ क्रिएशन के मौके ढूंढ रहे हैं अगले 20 सालों के लिए। उनका कहना है कि वो एक मंथली एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। तमाम डिटेल्स उन्होंने दी हैं और वो 20,000 रुपये फ़िलहाल इन्वेस्ट कर सकते हैं इन एसआईपीज़ में, और 5 लाख रुपए लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बताइए क्या राय होगी इन्हें? देखिए, लंबी अवधि का नजरिया है। अगर 5 लाख लमसम और साथ में 20,000 रुपए की एसआईपी की जाए, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि टारगेट जो है ये कह रहे हैं कि 3 से 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो 12% के हिसाब से यदि मैं कैलकुलेट करूं, तो करीब यहाँ पे बन सकते हैं 2 करोड़ 32 लाख रुपए। और यदि लंबी अवधि के हिसाब से 15% भी मान के चलूं, तो 3.47 3 करोड़ 47 लाख रुपए यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा महंगाई दर जो है, इन्फ्लेशन जो है, उसका ज़रूर ख़्याल रखें। तो जब इस वक़्त लगता है कि 2.5 करोड़, 3 करोड़, तो एक अमाउंट अच्छा लगता है, पर आज से 20 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है, वो 1/4 हो जाएगी करीब-करीब। ऐसी शायद हम उम्मीद करें, मतलब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। तो इसलिए आपको टारगेट जो है और बड़ा रखना चाहिए। बट जो नंबर उन्होंने कहा, उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, 12% पे भी, 15% पे भी। दूसरी बात ये है स्कीम्स के लिए, देखिए एसआईपी के लिए मैं कहूँगा कि थोड़े से अग्रेसिव फंड रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड ये रखें। हालाँकि ये फंड तो बहुत अग्रेसिव नहीं है, ये मल्टी एसेट एलोकेशन है। लेकिन साथ में कोटक मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, ये फंड ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और जो लमसम है उसके लिए भी क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, इस फंड में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, जिसमें मैंने एसआईपी की भी राय दी है, उसमें भी लमसम कर ले थोड़ा। और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में भी थोड़ा लमसम पैसा किया जा सकता है। जो 5 लाख है, उसे 3 स्कीम में डिवाइड करके ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रहे, जब लमसम की बात हो रही है, उसे भी आप सिर्फ एक दिन में पूरा पैसा ना करें। 5 लाख को आप मतलब अगर 6 इंस्टॉलमेंट में कर लें, तो भी चलेगा, बहुत लंबे समय के लिए नहीं। लेकिन एक ही दिन में पूरा पैसा ना करके, उसे आप या तो अपने हिसाब से डिवाइड कर लें, या फिर आप वीकली एसटीपी कर लें, 6 वीक की, तो 1.5 महीने में आपका पूरा 5 लाख इन्वेस्ट हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से थोड़ा-सा बेहतर रहेगा। तो इसके सजेशन मैंने दे दिए यहाँ पर। और लमसम में बस ये ध्यान रहे, जैसा मैंने कहा, कि एक दिन में ना करके उसे आप 5-6 किस्तों में करें। ये थोड़ा-सा आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षित बनाने की यहाँ पे थोड़ी-सी उम्मीद की जा सकती है। ये सलाह आपको पंकज जी की तरफ से मिलती हुई उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ बालकृष्ण बाबर साहब हैं, जो कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से हैं। बालकृष्ण बब्बर साहब, बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से ये इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बालकृष्ण जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे हैं आप? बस ठीक है सर, बहुत अच्छे हैं। जी बताइए। पोर्टफोलियो भेजा था मैंने आपको। जी, पोर्टफोलियो ये तो है जानना आपका। चाहता था कि मैं एक बार 15 साल के लिए। जी 15 सालों के लिए 15 आपने नजरिया मांगा है ना? हाँ जी, 15 साल के लिए ये करना है, प्लस दिसंबर में मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, वो लमसम भी करने हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विश्वजीत सर, आपके पास आता हूँ एक बार। लेकिन बालकृष्ण जी, मैं आपके ज़रा तमाम जो आपने एसआईपी कर रखी है, उसके बारे में जानकारी दे दूँ। क्वांट फ्लेक्सी कैप आपने 3,000 की एसआईपी रखी है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 3,000, कोटक मल्टी कैप 3,000, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप 3,000, निपॉन मल्टी कैप 3,000 और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,000। सही है बालकृष्ण जी?
हाँ जी, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, 15 सालों का इनका नज़रिया विश्वजीत सर, तमाम डिटेल्स भी इनसे हमने एक तरह से सत्यापित कर ली। बताइए क्या करना चाहिए? देखिए बालकृष्ण जी, आपका पोर्टफोलियो आज के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से ठीक है। हालाँकि 2-3 फंड्स सेम कैटेगरी के हैं, 2 फ्लेक्सी कैप हैं और मल्टी कैप हैं। बट आज के मार्केट सिनेरियो को देखें तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। फंड आपने अच्छे चुने हुए हैं। थोड़ा-सा ओवरलैप ज़रूर है, अगर देखें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में और क्वांट फ्लेक्सी कैप में करीब-करीब 10% का है और कोटक और निप्पॉन मल्टी कैप में 18% का है। लेकिन अभी तुरंत आपको कोई एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें निवेशित रहें और अभी मार्केट सिनेरियो को देखते हैं कि इसमें का फ्लेक्सी कैप में अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक लार्ज कैप होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो ठीक है और जो आपने एसआईपी आप करीब-करीब ₹17,000 की एसआईपी कर रहे हैं। अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलें तो करीब-करीब 85 लाख 77,000 रुपए बनते हैं। लेकिन अगर बब्बर साहब आप इसमें 10% एसटीपी सॉरी स्टेप अप अप्रोच लें, तो आप करीब-करीब 1 करोड़ 47 लाख का पोर्टफोलियो कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप हर साल अपना पोर्टफोलियो अवश्य रिव्यू करते रहें। आज के हिसाब से पोर्टफोलियो चल सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद हो सकता है इसमें बदलाव की आवश्यकता हो और अपना कोशिश करें, स्टेप अप करें ताकि एक अच्छा खासा कॉर्पस आप बना सकें और कोशिश करें अपने पोर्टफोलियो को किसी गोल के साथ लिंक करें। हालाँकि आपने 15 वर्ष का अवधि बताई है, बट जितना हो सके आप किसी गोल के साथ लिंक करें ताकि आप अलग-अलग गोल के हिसाब से आप डिसाइड कर सकें कि कौन-सी एसआईपी किस गोल के लिए मैंने स्टार्ट करी हुई है और इसलिए ईज़ी भी हो जाएगा आपको अपना गोल अचीव करना। तो तो मेरे ख्याल में बने रहें, निवेशित रहें। ठीक है। बालकृष्ण जी, कुछ और आपके मन में सवाल है? मैंने पूछा था 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करने हैं दिसंबर ठीक में है, मुझे। ठीक है। हाँ, विश्वजीत सर, 10 लाख रुपए दिसंबर तक इनके पास होंगे, तो उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ज़रा राय दीजिए। बिल्कुल देखिए बालकृष्ण जी, दिसंबर तक हो सकता है काफ़ी मार्केट सिनेरियो चेंज हो जाए। लेकिन आज की तारीख में मेरे हिसाब से लमसम निवेश ना करते हुए आप इन्हीं फंड्स में एसटीपी कर सकते हैं। इन्हीं फंड्स के किसी लिक्विड फंड में आप 3-3 लाख रुपए डाइवर्सिफ़ाई कर लें और वहाँ से एसटीपी कर लें, तो ये भी एक अच्छी अप्रोच रहेगी। दूसरी, अगर आप कंज़र्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं, तो आप किसी हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। इसमें 5-5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। जो बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, ये इसमें डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन रहता है और फंड मैनेजर मार्केट सिनेरियो को देखते हुए डेट और इक्विटी को इंक्रीज करते रहते हैं। तो आप रणनीति बना सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिवली चलना चाहते हैं, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करें। अदरवाइज ये जो आपने फंड्स ले रखे हैं, इसके लिक्विड फंड में पार्क करके आप वहां से एसटीपी करें इन्हीं गिवन फंड्स। बालकृष्ण जी, आपके लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर भी आपको 2 तरीके से विकल्प दे दिए विश्वजीत जी ने, जिसके ज़रिए आप अपने दिसंबर वाले लमसम पैसे का इन्वेस्टमेंट जहां चाहें, जिस तरीके से चाहें कर सकते हैं और आपको बेहतर आपकी निवेश यात्रा बनी रहेगी। हमारी ओर से शुभकामनाएं आपको और उम्मीद करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। हमारे इस निवेश जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए ऐसे तमाम निवेशकों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। विश्वजीत सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, चूँकि हम ये मान के चलते हैं कि जभी भी हम तमाम सवाल लेते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स आते हैं और बहुत सारे दर्शक, मैं ये मान के चलता हूँ हमेशा, मैं ये मान के चलूँगा भले 100 दर्शक ही हो, लेकिन 100 दर्शक शायद नए होंगे जिन्हें शायद बहुत से टर्म्स समझ नहीं आए। ये लिक्विड फंड का ज़रा माजरा बताइए, ये है क्या? और जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि निवेश के तौर तरीके अपग्रेड हो रहे हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। देखिए, सबसे पहले तो कई लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड केवल इक्विटी फंड्स हैं, तो ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में डेट फंड्स भी हैं, हाइब्रिड फंड्स भी हैं। ऐसे ही एक कैटेगरी है जिसको हम लिक्विड फंड्स कहते हैं। लिक्विड फंड्स कुछ भी नहीं, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं बैंक में, उसी तरह से काम करते हैं। यहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप अपना पैसा पार्क करते हैं। कुछ समय के लिए रखना चाहें शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये आपको सेविंग बैंक अकाउंट की तरह या बैंक एफडी की तरह रिटर्न्स देते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो आप अपना एसटीपी कर सकते हैं, उसी फंड्स में, इक्विटी फंड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको कि हम सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं। तो लिक्विड फंड में कुछ छोटे पीरियड के लिए 1 दिन से लेके 3 महीने, 6 महीने तक के लिए अगर आप पैसा पार्क करना चाहते हैं,
तो आप लिक्विड फंड्स में निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट ना मान के आप पार्किंग समझिए कि यहाँ पे कुछ दिनों के लिए पैसा रखा है और आपको सेविंग बैंक अकाउंट की रिटर्न्स भी आती रहेंगी और यहाँ से आप अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसको आप इक्विटी में ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको स्विच करना होगा, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करना होगा। बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर ना करके आप लिक्विड फंड से उन्हीं फंड्स में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का विकल्प है जहाँ पे आप कुछ समय के लिए, छोटे समय के लिए पैसा पार्क कर सकते हैं। तो ये एक हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। बीच बीच में हम ये भी करते हैं कि कुछ भी ऐसे टर्म्स आते हैं तो आम निवेशकों के लिए उसे सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं। अगला सवाल यूट्यूब से आया है। पंकज सर, ये सवाल आपके लिए होगा। जयदीप पटेल हैं बांसवाड़ा राजस्थान से और फिलहाल ये कुवैत में रहते हैं। अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की बात इन्होंने की है। तमाम डिटेल्स को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, वो आपके पास मौजूद हैं। ग्राफिक्स के ज़रिए एक हिस्से में वो तमाम चीज़ें चलेंगी और इन्होंने पोर्टफोलियो के रिव्यू की बात की है और तमाम अपने सवाल पूछे हैं। बताएं क्या करना चाहिए इन्हें। यहाँ पर ये देख कितना बड़ा है, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बड़ा देखा है। होगा कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और उसमें भी कह रहे हैं कि उन्होंने डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लिया हुआ है। तो अगर कोई निवेशक कभी भी निवेश करता है और लंबी अवधि के लिए, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका पैसा बढ़े, ना कि आप उसमें से विड्रॉ करें जब तक वो जरूरत ना हो। और 500 रुपए की एसआईपी करके मुझे नहीं लगता कि इससे आपका कोई ऐसा मकसद पूरा हो रहा है कि आपका कैश फ्लो मैनेज होगा। तो पहली बात, यहाँ पे बहुत छोटे अमाउंट की एसआईपी की है। दूसरी बात, उसमें आपने डिविडेंड पे आउट ले लिया, कि थोड़ा पैसा बढ़ेगा और आप वापस उसमें से लेते रहेंगे। तो फिर आपका कोई वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, पैसा जुड़ेगा नहीं। तो ये एक चीज है जो ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात, जो फंड्स हैं, उसमें इन्होंने बहुत सारे थीमेटिक और सेक्टरल फंड लिए हुए हैं, जो फंड्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सूटेबल नहीं है। किसी भी नए निवेशक को पहले डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करना चाहिए और किसी सीजन्ड इन्वेस्टर को भी अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा हमेशा डाइवर्सिफाइड फंड में रखना चाहिए। थोड़ा हिस्सा आप सेक्टरल थीमेटिक में रख सकते हैं, जब आपको जानकारी हो कि ये थीम या सेक्टर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है और फिर जब वो थीम प्ले आउट हो जाए, तो आपको वहां से निकलना भी चाहिए। बट इनके केस में मुझे लगता है कि जो चॉइस ऑफ फंड्स है, जो एलोकेशन है, वो सही नहीं है। तो मेरी राय ये है कि ये जो थीमेटिक फंड्स हैं, उनमें एक्सपोज़र कम करें, क्योंकि लमसम किया हुआ है, तो वो तो भी रहने दें, पर साथ में एसआईपी कर रहे हैं, उसे ये बिल्कुल रोक सकते हैं। जैसे कि इन्वेस्को इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, बड़ौदा बीएनपी परिबास बिजनेस साइकिल फंड है और साथ में आईसीसी प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड है। इनमें लमसम जो किया हुआ है, उसे रहने दें, लेकिन एसआईपी आगे के लिए रोक दें। उसके बजाय आपके पास जो दूसरे फंड, जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, यहाँ पे 500 रुपए की एसआईपी हो रही है, उस अमाउंट को बढ़ा दें आप। साथ ही महिंद्रा मेनुलाइफ का फोकस्ड फंड है, वो भी डाइवर्सिफाइड फंड है, हालांकि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो उसमें भी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है। और साथ में सजेशन और है, एक मल्टी कैप फंड अगर ऐड कर लेंगे पोर्टफोलियो में तो अच्छा रहेगा। तो कोटक मल्टी कैप फंड मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस हो सकती है, वो कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़े पोर्टफोलियो में बदलाव इन्हें जरूर करने चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से लंबी अवधि में अगर ये करते रहेंगे तो जरूर इनका गोल अचीव होगा, बट ये बदलाव के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। तो जयदीप पटेल साहब, उम्मीद करते हैं कि आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। कोई और भी मन में सवाल हो तो आगे आप पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले हमारे दर्शक हैं शुभांकर सरकार, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शुभांकर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में कहाँ से बात कर रहे हैं? नोदिया डिस्ट्रिक्ट। चलिए बताइए। बताइए। नहीं है। हाँ बताइए, क्या मदद की जाए सर, आपकी? आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल था, मैं 15 लाख रुपए बैंक से पर्सनल लोन लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही होगा? चलिए, और ये मैं 2023 से इन्वेस्ट शुरू किया था। 2023 में मैं फर्स्ट इन्वेस्ट किया था यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। जी। उसमें 1000 रुपए से शुरू किया था। तो उसके बाद में म्यूचुअल फंड और बढ़ाया, अभी रिसेंटली 2-3 महीने हुआ। जैसे पड़क पड़ी फ्लेक्सी कैप में होचे 1500 रुपए, निपन इंडिया स्मॉल कैप में 2000 रुपए और होचे कोटक मल्टी कैप में 1000 रुपए, आईसीआईसी लार्ज एंड मिड कैप में 2000 रुपए और मोतीलाल ओसल मिड कैप में 1500 रुपए।
ठीक है। विश्वजीत सर, मेरे ख्याल से फंड की जानकारी तो इन्होंने लाइव दी है, तो शुभांकर मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना ये जो फंड की तमाम डिटेल्स हैं ये दोबारा हमें भेज दीजिए, क्योंकि उन्हें रिव्यू करना होता है, देखना होता है, तो हम उस पर बेहतर राय दे पाएंगे। लेकिन आपका जो सवाल है, जो आपने हम तक पहुंचाया है कि लोन लेके इन्वेस्टमेंट कितना सही है, 15 लाख रुपए का लोन लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं, विश्वजीत जी क्या राय होगी? बिल्कुल शुभांकर जी, मेरी राय बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल ना करें, ऐसी गलती कभी भी ना करें। लोन लेके तो कभी भी निवेश ना करें, ना तो म्यूचुअल फंड्स में, ना कभी ना शेयर्स में, ना क्रिप्टो में, ना किसी और चीज में, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। आप आखिरी 2 साल की रिटर्न्स देखकर ऐसा अंदाजा ना लगाएं कि लोन में तो मुझे 9% से लेके 12-13% का लोन ईएमआई देना पड़ेगा और यहाँ पे बहुत अच्छी रिटर्न्स बन सकती है, तो अरिथमेटिकली 3-4% का अल्फा जनरेट हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है। ऐसे वर्ष भी आ सकते हैं, साल, 2 साल, 3 साल, जब मार्केट आपको कोई रिटर्न ना दे, तब वो आपके लिए 2 तरीके से दुखदाई होगा। आपको लोन की ईएमआई भी देनी पड़ेगी और जो प्रिंसिपल आपने निवेश किया है वो भी घट रहा होगा। तो इमोशनली आप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो मेरी राय ये है कि आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। जो आपके पास सरप्लस फंड्स हैं, जो एक्स्ट्रा फंड्स आपने अपनी मेहनत से बनाए हुए हैं, वो अगर आप निवेश करते हैं, जहाँ से आपकी लाइफ में कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर वो थोड़ा बहुत कम भी हो जाते हैं, तो आपको ईएमआई नहीं देनी है, उसका कोई लोन नहीं देना है और आप कर्जे में नहीं डूब रहे हैं, तो ये वो फंड्स आप इक्विटी मार्केट में निवेश करें, ताकि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित भी रह सकें और अच्छे रिटर्न्स भी बना सकें। जहाँ तक मैंने आपके फंड्स चुने, काफ़ी ठीक-ठाक फंड्स लग रहे थे सुनने में। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, आप उसमें निवेशित रह सकते हैं। लेकिन पर्सनल लोन लेकर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की गलती कतई ना करें। डेट ट्रैप में पड़ने का बहुत बड़ा चांस है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। तो ये है शुभांकर जी आपको सलाह। और रही बात फंड्स की, तो वो दोबारा आप हमें भेज सकते हैं, उसको हम रिव्यू करके आपको जानकारी दे देंगे। चलिए, तो जो सवालों का जो सिलसिला है वो अब हमको यहाँ पर रोकना होगा, क्योंकि इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे, एक समय सीमा होती है। लेकिन एक बार फिर से हम अपने तमाम निवेशकों और दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि वो कोई भी उनके बेसिक सवाल भी हैं, जैसा देखिए आज हमने शुरू में इंश्योरेंस की बात की, तो इस तरह के भी सवाल हैं तो आप हमें भेज दीजिए, हम उन सवालों को भी शामिल करेंगे। याद रखिए, पोर्टफोलियो रिव्यू करते वक्त हमेशा आपको अपने पोर्टफोलियो का पूरा ब्यौरा देना है। अगर आपका कोई लक्ष्य है तो वो भी बताना है। आप लमसम कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी बताइए। ट्रेडिशनल कुछ पीपीएफ या बाकी जगह कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी बताइए। उन सवालों का भी हम जवाब देंगे। या कहीं अगर आप फंसे हुए हैं, आपको लग रहा है कि लोन की पेचीदगी आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको क्रेडिट कार्ड की पेचीदगी नहीं समझ में आ रही है, तो इस तरह के भी सवालों को हम शामिल करते हैं। चलिए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार हम एक खास सेगमेंट लेकर आएंगे बुजुर्गों के इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ। पंकज सर, इसके साथ ही विश्वजीत सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से आपसे जुड़ के, और हमारे तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन आपने किया, उसका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं एक विशेष सेगमेंट के साथ।